हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस किए थे। हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स वाले क्वेश्चंस किए थे। इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको हम, कि बॉडी रोटेट भी नहीं कर रही और आगे भी नहीं जा रही है। तो हमने नेट टॉर्क जीरो की थी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल जीरो करने का मतलब ये होता है नेट टॉर्क हमने कितनी की थी, जीरो की थी। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं एनसीईआरटी में, वो हम करके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके साथ ना हमने नॉन यूनिफॉर्म बार, ये एक रोड है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसका मास एक जैसा नहीं है, कहीं से थिक है, ये कहीं से थिन है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। इसको हमने यहाँ से थ्रेड से बांध दिया और इसको हमने इधर से थ्रेड से बांध दिया। इस रोड की पूरी जो लेंथ है वो 2 मीटर गिवन है। ये जो बार है ये अब इक्विलिब्रियम में है, कहीं नहीं जा रही, रेस्ट में है बार ये। और इक्विलिब्रियम में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री, इधर वाला एंगल आपके पास है 60 डिग्री इक्विलिब्रियम में। अब नॉन यूनिफॉर्म बार है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज ए नॉन यूनिफॉर्म बार। ए बी इज ए नॉन यूनिफॉर्म बार फ्रॉम विच पॉइंट वेट ऑफ दिस बार एक्ट। फ्रॉम विच पॉइंट वेट ऑफ दिस बार एक्ट, किस पॉइंट से इस बार का जो वेट है वो एक्ट करेगा। मैंने सपोज कर लिया कि इसका वेट, देखो सेंटर से तो एक्ट करेगा नहीं, इसका वेट W साइड से एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहाँ से, वही मुझे डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया कि W जो वेट है वो पॉइंट B से X दूरी पे एक्ट कर रहा है, तो मुझे X की वैल्यू पता लगानी है। फ्रॉम विच पॉइंट वेट एक्ट। डायग्राम ये बनी हुई है। हाँ जी बोलो। ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन में भी गिवन है कि वेट कहाँ से एक्ट करेगा। तो डायग्राम में मैंने W जो वेट है वो यहाँ से शो कर दिया, और आंसर में मैं ये लिख दूंगा कि वेट एक्ट फ्रॉम एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। टोटल रोड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर की है। डायग्राम ये गिवन है, मतलब मान के चलिए। एंड वी हैव टू फाइंड B। थोड़ा सा ब्रीफ में क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए बी इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म रोड, ए बी इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म रोड of length 2 meter. Find the value of x. Find the value of x from where its weight act. Find the value of x from where its weight act. ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म होती ना रोड, तो यूनिफॉर्म में पता क्या होता है, एक तो वेट होता है सेंटर से, दूसरा दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये 60 और ये भी 60 होता है, तो एंगल दोनों अलग अलग है, मतलब रोड का वेट बैलेंस नहीं है। रोड का जो वेट है कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। आंसर के लिए आपने डायग्राम दोबारा बनानी है। ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में ये डायग्राम बनी आएगी आपको। आंसर के लिए हमने डायग्राम दोबारा बनानी है। इस रोड को हमने 2 थ्रेड्स के साथ अटैच किया हुआ है, तो थ्रेड ने इसको अटैच किया, तो थ्रेड में, पहले थ्रेड में टेंशन मान लो T1 है, दूसरे थ्रेड में टेंशन मान लो कितनी है, T2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फिर कंपोनेंट्स बनाते हैं। अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फोर्स ना दी हो ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोर्स ना हो, ऐसे टिल्टेड हो फोर्स, टेंशन, तो उसके कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट कैसे बनेंगे, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब टेंशन के बनाएंगे अपन कंपोनेंट्स। ऊपर वाला ये वाला कंपोनेंट बनेगा T1 cos 60 और इधर बनेगा T1 sin 60।
ऐसे ही टेंशन T2 का एंगल के साथ कंपोनेंट बनेगा T2 cos 30 और इस तरफ बनेगा T2 sin 30। पूरा इक्विलिब्रियम है, हमने कंपोनेंट बना लिए। अगर इक्विलिब्रियम हो तो एक तो हम नेट फोर्स जीरो करते हैं और एक नेट टॉर्क जीरो करते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। तो लिख लेंगे सिंस द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिंस द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब जैसा हमने कल किया था, लेफ़्ट वाली फोर्स राइट वाली के इक्वल करनी है। तो इस डायग्राम में देखना लेफ़्ट वाली फोर्स कितनी है, T1 sin 60 और राइट वाली फोर्स कितनी है, T2 sin 30। T1 sin 60 की वैल्यू √3/2, T2 sin 30 की वैल्यू है 1/2। यही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास T1 √3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी T2। एक तो ये वाली इक्वेशन अपा यूज़ करेंगे। हमने इक्विलिब्रियम में तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो कर दी, ऐसे ही क्या जीरो करनी है, नेट वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। वर्टिकल अपवर्ड कितनी फोर्स है, जैसे हमने कल किया था अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड के इक्वल करना है, तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स कितनी है आपके पास, T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 और डाउनवर्ड फोर्स है W है वेट। तो ये आपके पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो मैंने इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स तो बैलेंस कर दी, और क्या बैलेंस करते हैं अपन, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या पता लगाना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मुझे एक बात बताइए, हम मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट के अबाउट निकाले, हम मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट के अबाउट निकाले, सी के अबाउट, ए के अबाउट या बी के अबाउट। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर कुछ नहीं पता, एक तो ये तरीका है कि जिस पॉइंट से ज़्यादा फोर्सेज निकलती है उसके अबाउट मूवमेंट निकालो। जिस पॉइंट के अबाउट ज़्यादा फोर्सेज निकलती है उसके अबाउट आपने क्या निकालनी है, मूवमेंट निकालनी है। लेकिन अगर हम ए के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो पता नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ए के अबाउट भी मत निकालो, बी के अबाउट भी मत निकालो, किसके अबाउट निकालो, डब्ल्यू के अबाउट, मतलब सी के अबाउट। तो फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सी, क्योंकि सी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करनी है आपने। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, उसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, तो टॉर्क भी बैलेंस करनी है। सी के अबाउट नेट मूवमेंट जीरो करके देखें, ध्यान जी देखते हैं। अब सी के अबाउट मूवमेंट किस किस का आएगा, एक तो आएगा T1 sin 60 का। T1 sin 60 को जब तुम प्रोड्यूस करोगे तो क्या T1 sin 60 सी में से ही पास कर रहा है, क्या T1 sin 60 का सी से कोई डिस्टेंस है, नहीं है। तो T1 sin 60 की मूवमेंट कितनी बनेगी, T1 sin 60 इंटू वट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जीरो। मैं लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इंटू जीरो कर दिया। अगली फोर्स आती है T1 cos 60। हाँ जी, T1 cos 60 का सी से कितना डिस्टेंस है, ये टोटल है 2, इसको मैंने x माना है, तो ये बाकी कितना बचेगा आपके पास, 2 - x। तो T1 cos 60 का सी से कितना डिस्टेंस हुआ, 2 - x। अब आप चेक करो, T1 cos 60 जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, सी की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज में साइन लगा दो प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट टर्न आ गई W तो सी में से ही पास कर रहा है, तो W की मूवमेंट तो वैसे ही नहीं लिखने, जो फोर्स पॉइंट से पास करे उसको नहीं लिखते होते। अगली फोर्स कौन सी है, T1 cos 30। तो T1 cos 30 इंटू T1 cos 30 का डिस्टेंस कितना है, सी से x है, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। T2 cos 30 और इसका डिस्टेंस है x, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, साइन लगा दिया माइनस का, ठीक हो गया। अगली फोर्स कौन सी है,
T2 sin 30 तो वैसे ही C में से पास कर रहा है, तो इसको जो मर्जी प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, लेकिन साथ में क्या लिखना है, इनटू 0 लिखना है। तो वैसे मैंने सारी फोर्सेस का मूवमेंट लिख दिया। और नेट इक्वल टू क्या लिखते हैं अपा, नेट मूवमेंट हम इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, हमने नेट मूवमेंट इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो गया। T1 sin 60 इंटू 0 ख़त्म हो गया, T2 sin 30 इंटू 0 ख़त्म हो गया। 0 एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ लग जाए इसको ख़त्म कर देती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, अगर आप किसी के साथ 0 मतलब कंपनी में बैठते हो तो तुम उसके साथ अगर लग जाओगे तो ख़त्म है। माइनस T2 cos 30 इंटू एक्स लास्ट में इक्वल टू 0, यही है। ये इक्वेशन छोटी सी बन गई है। तो इसको सोल्व करके लिखते हैं T1 cos 60 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू T2 cos 30 इंटू एक्स, ये हमने लिख दिया। T1 cos 60 होता है 1/2, T2 cos 30 होता है √3/2, ये लिख दिया। अब यहाँ से चेक करना एक फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T1 √3 दी है, तो वहाँ पे पुट कर दो। सोल्व भी करना, मुझे एक्स चाहिए, तो यहाँ पे तुम T2 की वैल्यू पुट करोगे। क्या वैल्यू पुट करनी है हमने T2 की, T1 √3। हमने ये T2 की वैल्यू पुट कर दी है, T1 √3। सोल्व करिए, क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, √3 इंटू √3x हो गया 3x। तो आपके पास बन जाएगा 2 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर। तो इसका सारा का सारा जो वेट है वो 1/2 मीटर की पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये रोड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऐसे आपको मूवमेंट्स फाइंड करने आने चाहिए। बैलेंस कर दिया, इस इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं हुआ। हमने अपनी तरफ से इक्वेशन लिख ली है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्या होता है कि नेट फोर्स 0 लिखनी है और नेट टॉर्क भी 0 लिखनी है। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में ना तो वो घूम रही है और ना वो आगे जा रही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम ट्राई करते हैं। कॉन्सेप्ट मेन समझना आपने। ये ना एक ना सूटकेस है, इसका मास m है। इस पे इसकी साइड a है, मतलब एक स्केयर टाइप है, स्केयर सूटकेस है, स्केयर शेप है, मतलब स्केयर ना बोलो, क्यूबाइडल बोल दो, क्यूब है। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। a साइड मैंने मान ली। मैंने यहाँ से मैं कितनी फोर्स लगाऊँ, F फोर्स मैं कितनी लगाऊँ, कम से कम कितनी फोर्स लगाऊँ, ताकि जो ये सूटकेस है ना, ये पॉइंट A पे ना टोपल कर जाए। टोपल का मतलब पता क्या है, इस तरह हो जाए। थोड़ा 3 डायमेंशन डायग्राम सोचो। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो सूटकेस जो है वो A के अबाउट घूम जाएगा। तो मैं कितनी फोर्स कम से कम लगाऊं ताकि जो सूटकेस है वो क्या हो, A के अबाउट क्या कर जाए, टोपल। टोपल का मतलब होता है पलटना, टोपल कर जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपके पास सूटकेस पड़ा है, या जैसे ये सामने ये बेंचेस पड़े हैं, इन बेंचेस पे मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो बेंच यहाँ से टोपल करेगा, इस साइड से पलट जाएगा, वैसे है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना लो। और ऐसे टोपल करने के लिए कम से कम मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस पूरे केस ने, सूटकेस ने किस पॉइंट के अबाउट पलटना है, पॉइंट A के अबाउट। तो बॉडी का वेट कहाँ से लाई करेगा, सेंटर से।
ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर, a/2 हो गया। बॉडी किसके अबाउट पलट रही है, a के अबाउट। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, a के अबाउट बॉडी पलट रही है, तो a के अबाउट mg की टॉर्क कैसे बनेगी, देखो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, a के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी टॉर्क कैसे होगी, क्लॉकवाइज। कौन सी टॉर्क ज़्यादा होगी, ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पलटे, ताकि पलट जाए। mg की टॉर्क जा रहा है तो mg ने तो उसको पलटने देना ही नहीं, फोर्स ने इसको ऐसे घुमाना है। किसकी टॉर्क ज़्यादा होनी चाहिए, f की टॉर्क ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी टॉर्क से, mg की टॉर्क से। किस पॉइंट के अबाउट, a पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसने पलटना किस पॉइंट के अबाउट है, a के अबाउट पलटना। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ के करने वाला काम है, क्रैमिंग नहीं है इसके अंदर, फिजिक्स में कोई क्रैमिंग नहीं है। थोड़ा सा लिख लो आप, टॉर्क ऑफ f या मोमेंट ऑफ f लिख लो, मोमेंट ऑफ f अबाउट a ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ mg अबाउट a। मैंने आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश की है कि जो f है वो कैसे टॉर्क लगा रहा है, f जो है वो कैसे टॉर्क लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और वेट कैसे टॉर्क लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स की मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, तो फोर्स की मूवमेंट चेक करूँ, f इंटू ए से डिस्टेंस बताना फोर्स का। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस भाई, फोर्स को a तक एक्सटेंड कर लो, पॉइंट a तक, ये डिस्टेंस चेक कर लो कितना डिस्टेंस है a, फोर्स की मूवमेंट ये होगी। इट शुड बी ग्रेटर देन, किसकी मूवमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, mg की। तो mg का डिस्टेंस कितना है a से, a/2, तो mg इंटू a/2, a से कैंसिल हो गया, तो दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg/2। जो फोर्स है वो mg/2 से ज़्यादा अगर लगाओगे एज पे, तब जाके ये बॉडी पलट जाएगी। mg/2 से ज़्यादा फोर्स लगानी चाहिए, बॉडी विल टॉपल। ग्रेटर देन का साइन लगाया हमने, हाँ जी, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। हम कब लगाते हैं, जब हमने मूवमेंट को जीरो पुट करना है, जब बॉडी घूम नहीं रही तब अपन नेट मूवमेंट इक्वल जीरो कर देते हैं। ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है। फिर आप इक्वेशन कहाँ बनी है, मैंने इक्वेशन तो बनाई नहीं, कोई इक्वल जीरो तो मैंने कोई लिखा ही नहीं है। ये वाली जो इसकी जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और इसकी टॉर्क कैसे है, एंटी, एक दूसरे के ऑपोजिट है ना टॉर्क। तो क्लॉकवाइज वाली टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज से ज़्यादा होनी चाहिए। हम प्लस माइनस कब लगाते हैं, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और नेट टॉर्क जीरो पुट करे। ये थोड़ा लिख लो, हमने प्लस माइनस का साइन कब लगाना है, जब नेट टॉर्क क्या हो, जीरो हो। जब अपन मूवमेंट को जीरो लिखते हैं तब माइनस लगाते हैं उसके साथ एंटी क्लॉक वाले के साथ, और प्लस लगाते हैं अपन क्लॉक वाले के साथ साइन, फिर लास्ट में इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो अगर बॉडी घूम रही है फिर नहीं लगाना आपने, फिर तो बस बैलेंस करना, देखना है कि कौन सी टॉर्क किससे ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, आपका रोटेशनल मोशन का ए पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम रोटेशनल मोशन का बी पार्ट शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा वास्ट है, ये न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा होंगे। तो हेडिंग बना लो, रोटेशनल मोशन पार्ट बी, और इसके बी पार्ट में हमने टॉपिक करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई। चैप्टर आपका अब मेन शुरू हो रहा है बी पार्ट से। पहले पार्ट में तो अपन ने मेन डेरिवेशन ही की थी, और उसके बाद बस टॉर्क बैलेंस वाले न्यूमेरिकल किए थे, टॉर्क वाले। अब थोड़ा सा अलग चैप्टर शुरू हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली बात रखनी है याद कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो व्हाट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। मतलब जो रोल लीनियर मोशन में मास का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल किसका होता है? मोमेंट ऑफ
इनर्शिया का होता है। अब होता किसके बराबर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो समझते हैं। सपोज दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ अ पॉइंट मास m, इस m का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, और ये m मास वाली जो बॉडी है ये ऐसे घूम रही है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I का फॉर्मूला होता है मास, पॉइंट मास m इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्केयर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस है उसका स्केयर करना है। तो ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है, I इक्वल टू एम आर स्केयर। वट इज स्मॉल m, मास ऑफ ए पार्टिकल, और वट इज़ r, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ी डेफिनेशन लिख लो इसकी, फॉर्मूले को हम थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइन एज, moment of inertia is defined as product of the mass, defined as product of the mass with square of perpendicular distance from the axis of rotation, with the square of perpendicular distance from the axis of rotation। तो I इक्वल टू एम आर स्केयर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ना स्केलर लेते हैं, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये मास के एनालॉग है। इसके व्हाट इज़ SI यूनिट्स, इसके SI यूनिट्स क्या बनेंगे, मास होता है kg में, डिस्टेंस होता है मीटर में, तो व्हाट इज SI यूनिट, kg मीटर स्क्वायर। डिमेंशंस भी पता होने चाहिए, kg के डिमेंशन होते हैं m, मीटर स्क्वायर के l स्क्वायर, तो इसके डिमेंशंस हो जाते हैं ml स्क्वायर t की पावर 0। अब बात आती है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम देख रहे हैं। फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। तो इसका बच्चे पहला फैक्टर आता है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा ले रहे हैं, डिपेंड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, सब बताएंगे आपको इसका मतलब क्या होता है। दूसरा डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, कि बॉडी का मास कितना है। फॉर्मूला यही है ना एम आर स्क्वायर, एक तो मास हो गया, एक हो गया आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तीसरा फैक्टर इसमें आता है जो मेन है, दैट इज शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी की शेप कैसी है, मैंने तो पॉइंट मास की बात की थी, अब आगे केस आएगा बॉडी की शेप कैसी। बॉडी रिंग है, बॉडी डिस्क है, बॉडी सफेयर है, बॉडी सिलेंडर है, कौन सी शेप है। तो हर बॉडी का ना अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ना मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज की ना डेरिवेशन जो है शेप्स की, वो अब सिलेबस में नहीं है। हमने सिर्फ इनके फॉर्मूलेज समझने हैं, याद करने हैं, और इन्हीं फॉर्मूलेज को आगे अप्लाई करना है। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद रहेंगे तभी हम आगे चैप्टर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम अलग अलग शेप्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। डेरिवेशन है इसकी बुक में, बट वो डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है, तो आनी ही नहीं, इसलिए हमने वो करनी ही नहीं। तो लिखते हैं सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दिस इज अ रिंग एंड रिंग इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। इन सारे केसेस में एक्सिस सेंटर से पास करवाया पर। तो रिंग के अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। याद रखना है, एम मास है, आर है रेडियस रिंग का। एक्सिस है, सेंटर से पास कर रहा है, और वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर समझो आप, थोड़ा ना 3 डायमेंशन चैप्टर है ये रिंग हो गया, एक्सिस ये वाला हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर, और रिंग ऐसे घूम रहा है सेंटर से। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट आता है डिस्क।
ये डिस्क की शेप मैंने बना दी, एक्सिस पास कर रहा है सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, रिंग में और डिस्क में क्या फ़र्क है? अभी जो डिस्क है ना वो एक तरह की प्लेट होती है, प्लेट। इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज हाफ mr²। थर्ड आता है सॉलिड स्फीयर। हमारी जो अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर है। तो अगर अर्थ सेंटर के एक्सिस के बाद घूमती है तो अर्थ का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये थर्ड केस हो गया। हर एक का अलग अलग है, लेकिन सबका देखो मास m है, सबका रेडियस r है, सबका एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, बट सबकी क्या अलग अलग है? शेप अलग अलग है। कोई रिंग है, कोई डिस्क है, कोई सॉलिड स्फीयर है। फोर्थ आता है अगर आपके पास हो होलो स्फीयर। होलो स्फीयर होता है प्लास्टिक की बॉल। प्लास्टिक जो बॉल है वो अंदर से होलो होती है। होलो स्फीयर में अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो ये ऐसे रोटेट करता है। होलो स्फीयर में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है होलो स्फीयर का वो होता है 2/3 mr²। होलो स्फीयर। फिफ्थ आता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर जो है, होलो सिलेंडर किस किस को मिला के बना है? रिंग्स को मिला के बनता है सिलेंडर। आप ना एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग के ऊपर तीसरी, ऐसे एक सिलेंडर शेप बन जाएगी। बैंगल्स देखिए आप सबने, बैंगल्स को अगर आप एक लाइन में लगा दें तो वो एक रिंग, वो सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है। तो ये होलो सिलेंडर हो गया। होलो सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया रिंग वाला होता है, तो रिंग का मूवमेंट इनर्शिया कितना है? mr²। वही है। नेक्स्ट सिक्स्थ केस आता है आपके पास सॉलिड सिलेंडर। जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो डिस्क को मिला के बनता है। अब ना बच्चे ना कई बार सिलेंडर को ना गैस सिलेंडर समझ लेते हैं। गैस वाले सिलेंडर नहीं है ये सिलेंड्रिकल शेप है, पाइप है, जैसे पाइप इज ए सिलेंड्रिकल शेप, ये सॉलिड पाइप है। और सॉलिड सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ mr²। जब हम डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क ऐसे इकट्ठी सारी डिस्क रख दें तो वो सॉलिड सिलेंडर की शेप बन जाती है एंड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ हाफ mr²। सेवन्थ आता है, ये आपको सारे फॉर्मूले याद करने चाहिए, इसके बगैर हम चैप्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है थिन वायर, थिन रोड। थिन रोड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर थिन रोड सेंटर से ऐसे घूमती है तो थिन रोड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये आपको याद ही रखना है। इनके डेरिवेशन बुक्स में गिवन है लेकिन वो अपने ही करने, 1/3 ml², 1/12 सॉरी ml², 1/12 ml² थिन रोड का। नेक्स्ट आता है अगर आपके पास एक ना रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसकी लेंथ है a, ब्रेड्थ है b। रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना का मतलब क्या होता है? भी लैमिना का मतलब प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट अगर ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है आपके पास, एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से, और वो घूमे। आपने देखा कई बार बच्चे ना फिंगर पे कॉपी रख के घुमा रहे थे, तो वैसे घुमाना है, मतलब सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है और ये कॉपी ऐसे ऊपर घूम रही है। तो रेक्टेंगुलर जो लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना में जिसकी साइड A है, लेंथ A है, ब्रेड्थ B है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 m कॉमन a² प्लस b², 1/12 m ब्रैकेट a² प्लस b²। तो हर बॉडी का ना अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है।
इन प्रोवाइडेड, इन सब में एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। अगर एक्सिस कोई चेंज कर दे अगर हम, तो आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज देखिए इधर ये रिंग है मेरे पास, ये रिंग है, ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा था, इसका फॉर्मूला आपने याद किया रिंग का mr²। अब बताना ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, ये इसके टेंजेंट है, ये एक्सिस कैसे है, रिंग के टेंजेंट है। तो अगर हम इसको ऐसे इस टेंजेंट एक्सिस के बाद घुमाते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए हम अलग अलग थ्योरम्स करनी है हमने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दो तरह की थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स के भी प्रूफ नहीं है सिलेबस में, उनकी स्टेटमेंट आपको समझानी है और अप्लाई हमने करना है। उन थ्योरम का क्या फ़ायदा है कि हम, क्या बेनिफिट है थ्योरम्स करने का, कि हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। वो थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।